Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 8th April 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. Now, if you have gone through the newspaper today, you will see that there is one article that is covered in both and बहुत लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे कॉमन आर्टिकल्स हैं दोनों न्यूज़पेपर्स में. एंड व्हाट इज दिस आर्टिकल दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, स्पेशली योर पेरेंट्स? इट इज विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट? तो ये पहला आर्टिकल हम देखेंगे विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट्स. व्हाट एग्जैक्टली इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये देखेंगे. पहले ये आर्टिकल समझते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एस्पेक्ट? आपने यहाँ पे देखा होगा जो बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स है, जैसे इंडिया की बात करें, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या हम उसको BSE कहते हैं, राइट? एंड वी हैव द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो इनके जो इंडेक्स है या इंडाइसेस है, जैसे कि BSE का है सेंसेक्स, राइट? और विद रिगार्ड टू NSE वी हैव निफ्टी 50. तो ये इंडेक्स है. तो दिस हैज मेनली टेकन अ हिट, ये नीचे गिर गया है, इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. एंड नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ अदर फाइनेंशियल मार्केट्स. इफ यू टॉक अबाउट जापान का है नेके, ओके, या हम जर्मनी की बात करें सो दे हैव डैक्स. सो हांगकांग का हांगकांग वाला है. तो ऐसे अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स हैव टेकन अ हिट. Now question is, why have they faced these losses? Why have they come down? It is because of one prime reason, which is the USA. ठीक है, तो USA ने recently हमने देखा, they have announced reciprocal tariffs. Have you heard of this reciprocal tariffs? We had done it a few days ago. Reciprocal tariffs यानी कि अगर तुम कंट्री A कंट्री B पे टैक्स लगाता है तो कंट्री B इन टर्न विल अप्लाई टैक्सेस ऑन कंट्री A के गुड्स. जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पे हम टैक्सेस लगाएंगे. तो इंडिया पे अनाउंस किया था कि आप पे 26% टैक्सेस लगाएंगे, यानी आपके गुड्स जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं वी गोइंग टू पुट 26% ऑफ टैरिफ्स. वैसे ही चाइना पे उन्होंने अनाउंस किया था 34% टैरिफ्स. एंड इन टर्न चाइना ने भी 34% ऑफ टैक्सेस लगाए थे यूएस के गुड्स पे. एंड इसी को और भी आगे लेके यूएस ने वापस से अनाउंस किया कि हम 50% लगाएंगे. तो ऐसा एक ट्रेड वॉर चल रहा है वर्ल्ड में, जिसका रेपरकशंस हम देखते हैं हमारे भी फाइनेंशियल मार्केट्स में. सो दिस इज द होल आर्टिकल वेयर वी सी दैट मेनी सच न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हैं कि इसमें अभी क्या होगा, मार्केट्स आर टैंकिंग, व्हाट डू वी डू नाउ? दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीवन इज आस्किंग, बिकॉज बहुत लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनीज में, और अभी ये क्यों कम हो रहा है, क्यों ये नीचे गिर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग ट्रेड वॉर. एंड जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसके कारण ये जो इंडेक्स है ये नीचे गिर रहा है. सो दिस इज द होल आर्टिकल. नाउ ईयर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं. तो उसको लेके हम देखते हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है ये कहते हैं कि इंडिया इतनी बुरी स्थिति में नहीं है. इट इज नॉट गोइंग दैट मच एज अ बैड इम्पैक्ट एज द अदर कंट्रीज आर गोइंग. बिकॉज अगर हम देखें इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स की इक्वेशन को, यहाँ पे इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट करता है यूएस को, India's export to US is a very small amount. India's export to US is a very small amount as compared to the GDP that we have. थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं हम इन पे. सो इस पे हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है. इसके अलावा देयर इज अ पॉजिटिव कि जो ऑयल प्राइसेस है ये भी गिर रहे हैं. द ऑयल प्राइसेस आर आल्सो फॉलिंग डाउन, सो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग फॉर इंडिया. तो ये हम देखते हैं कि इसमें इतना बैड स्टेट में नहीं है. आगे क्या होता है लेट अस सी. बट ये जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लगाया है, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर दैट वी कैन सी. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू द फॉलिंग सेंसेक्स. जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू अ केस फॉर फ्री सीट एलोकेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, एंड वी हैव टच्ड अपॉन दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस. बट अगर आप न्यू है, आपने पहली बार देखा है, नो प्रॉब्लम, वील एक्सप्लेन this from the basics. Okay, so let's firstly understand what do you mean by this term delimitation. Now we know कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट्स अ बिग कंट्री विद
a very increasing population. So let me just draw the map. Okay, just consider this as a map of India. To ensure कि हमारे लोग equally represent हो in the parliament, in the लोक सभा, है ना, it should be the each जगह से equal representation होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम draw करते हैं ऐसे boundaries ताकि each जगह से एक बंदा select हो as a MP, right, as a member of a parliament, as a लोक सभा member. तो ये जो process है draw करना, इसको हम कहते हैं delimitation. The process of drawing this boundary is called delimitation. और each boundary is called as a constituency. Each boundary is called as a constituency. तो हर एक constituency एक एक MP आता है ताकि everywhere it is equally represented. So now you answer this. If a population of a state is high, अगर population किसी जगह का high है, क्या उसका मतलब है कि एमपी ज्यादा होंगे या कम होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एमपीज भी ज्यादा होंगे. पॉपुलेशन जब किसी स्टेट का बढ़ता है, इसके कारण हम बोलते हैं कि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यूजुअली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विल कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली अबाउट 10 लाख पीपल. ओके, 10 लाख लोग का बाउंड्री होता है ये नॉर्मली. सो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये जो बॉक्सेस हैं ये भी इंक्रीज होंगे, जिसके कारण एमपीज भी बढ़ेंगे. Clear? This logic is clear? Great. Now this is what we're talking about. ये जो ड्राइंग करते हैं, ये जो बाउंड्रीज बना रहे हैं, ये कौन बनाता है? ये बनाता है एक डीलिमिटेशन कमीशन. तो डीलिमिटेशन कमीशन ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, एंड हम देखते हैं कि इनका जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है, इट्स बाइंडिंग, एंड ये सुप्रीम कोर्ट आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते unless this has done some constitutionally wrong, it has violated the constitutional values, तो ही this probably will be under the ambit review कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट. इनके चेयरपर्सन है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और इनके मेंबर्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई ऐसा कमिश्नर दैट हैज अपॉइंटेड बाय द सीसी एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो ये होते हैं हमारे डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स. Now this is mentioned in the constitution under which article? Under article 82. Very important. 82 mention करता है कि delimitation commission होना चाहिए for the जनरल इलेक्शंस, यानी लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो बाउंड्रीज ड्रॉ करने वाला आर्टिकल है, इट इज 82 एंड इट इज 170 मेनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो स्टेट के इलेक्शंस भी होते हैं, तो वहां पे भी जो बाउंड्रीज ड्रॉ करने वाला कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, दिस विल बी अंडर 170, आर्टिकल 170. तो अभी तक कितने बार ऐसा डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है? तो पहली बार पहले इलेक्शंस में 1951 की इलेक्शंस की बात कर रही हूं मैं. सो 1951 इलेक्शंस के बाद वी हैड द सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन 1951. तो ये जो डीलिमिटेशन या जो बाउंड्रीज हम ड्रॉ करते हैं, पहले हमको पता होना चाहिए ना कि कितना पॉपुलेशन है उस जगह का. सो आफ्टर एवरी पॉपुलेशन काउंट और आफ्टर एवरी सेंसस इज द डीलिमिटेशन डन. तो सेंसस के बाद डीलिमिटेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है. तो सेंसस हुआ 1951 में, तो 1952 में डीलिमिटेशन कमीशन बना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर एवरी ईयर्स 1962 में हुआ, फिर 1972 में हुआ एंड फाइनली 2002. एंड इसको फ्रीज किया गया था ताकि द स्टेट्स जो है ऐसे स्टेप्स उठाए टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन जो है डजंट ग्रो, पॉपुलेशन कंट्रोल के, बिकॉज पॉपुलेशन हमारी जो आबादी है इट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज यही हो रहा था, स्टेट्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके लिए तो अच्छा था, जितना हमारा पॉपुलेशन उतने हमारे सीट्स बढ़ेंगे. सो दैट वाज नाउ फिक्स्ड टू 1972 के 71 का सेंसस कि इतने ही सीट्स फिक्स करेंगे हम ताकि ये जो पॉपुलेशन जो ग्रो हो रहा है इसको कंट्रोल कर पाए. तो सब स्टेट्स ने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स एंड वेज उठाए. जो साउथ इंडिया डिड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस स्कीम्स, ओके, इट डिड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, जिसके कारण साउथ इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो हेविली इंक्रीज नहीं हुआ.
as compared to northern Indian states. North Indian states में population grew immensely and of course they benefited because population ज़्यादा तो seats ज़्यादा. तो अभी यही सिचुएशन है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है डिसप्रोपोर्शनेटली बिकॉज यहाँ पे कुछ फैमिली प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हुए नहीं. सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 8.38 करोड़ यहाँ पे हुआ था 1971 में, अभी 24 करोड़ हुआ है 2025 में. सिमिलर केस फॉर बिहार. लेकिन सदर्न स्टेट्स की बात करें लाइक केरला एंड तमिलनाडु, केरला में हार्डली यू कैन सी इट्स 2 करोड़ का 3 करोड़ हुआ. Do you see the how much change that has happened? Very minimal, and they are saying only 68% कि अगर हम actual growth की बात करें, it's only 68%. Now, don't you think it's unfair for states like Kerala और Tamil Nadu because उनको कम MPs हम represent करेंगे in the parliament as compared to UP and बिहार जहाँ पे उनका population ज़्यादा है. So यहाँ पे example दिया है, अगर हम इस basis पे इनको seats दे, UP will have 240 seats. Currently it has only 80 seats, but because of the population like 24 crore, it is going to have 240 seats. और अगर हम केरला की बात करें, on the other hand, they will just have 16 additional seats. 240 कहाँ, 16 कहाँ, राइट? सो यहाँ पे कुछ करना चाहिए, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी लाइक तुम पनिशमेंट दे रहे हो बिकॉज तुमने अच्छा काम किया है ना, तुमने पॉपुलेशन को कम किया है या उसको मेंटेन किया है, फिर भी तुमको हम सजा दे रहे हैं, ऐसे लगेगा इन स्टेट्स को. तो इसीलिए आर्टिकल ने एक सोल्यूशन दिया है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द आर्टिकल एंड या वी सीन हाउ द पॉपुलेशन हैज ग्रोन ओवर द ईयर, सो दैट्स आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. लेट्स सी द सोल्यूशन गिवन इन द आर्टिकल. सोल्यूशन ये है कि यूज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ. यहाँ पे एग्जाम्पल है केरला का कि इट हैज ओनली इंक्रीज 68%, 2 करोड़ का 3 करोड़ हुआ है ना. तो ये एक बेसलाइन होना चाहिए. दिस शुड बी लाइक द बेसलाइन फॉर इंक्रीजिंग द सीट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स. So it's not based on population that we talk about, it's based on seats बढ़ाने चाहिए in basis of the lowest growth or lowest population growth. तो अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करें, we only will increase 68% of seats. So उत्तर प्रदेश will have only 134 seats. हम seats को जो है इतना ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम 240 seats उसको देंगे. 68% से ही हम seats बढ़ाएंगे because again with regard to Kerala, it is going to get 34 seats from 20. Tamil Nadu will get about 66 seats. So this is a fair, you can say, solution, है ना. ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, दूसरे स्टेट्स को भी अच्छा लगेगा कि चलो हमने जो स्टेप्स उठाए हैं, it has helped us. And further, it will push the other states to take necessary steps in regard to family planning and so on. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to the delimitation commission. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट वर्क्स टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स अंडर द PMLA फोल्ड. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एंड ब्रेक दिस हेडिंग. ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स कैसे हैं? ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स आपने सुना होगा, ड्रीम 11 है ना, विनजो, गेम्स 24/7, अलग अलग ऐप्स है. IPL के टाइम पे और भी ये फेमस हो जाते हैं ना. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं, है ना, अपने अपने टीम बनाते हैं, यू गेट अ चांस टू विन रियल मनी. सो दिस एस्पेक्ट जो है इसको अभी गवर्नमेंट सोच रहा है कि PMLA के अंदर लाने को. अब ये PMLA का फुल फॉर्म क्या है? It is Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering Act जो 2002 में आया था. अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्डर का मतलब क्या है? लॉन्ड्री का मतलब क्या है बताओ? Something that you मेक फ्रॉम डर्टी टू क्लीन, है ना. आप लॉन्ड्री के लिए देते हो आपके गंदे कपड़े, मेनली टू वॉश योर ओल्ड क्लोथ्स एंड मेक देम क्लीन. तो वैसे ही हम पैसे भी लॉन्डर कर सकते हैं, यानी कि आपके अगर गंदे पैसे, डर्टी मनी, व्हाट इज अ डर्टी मनी? जैसे आपने इलीगल सोर्सेस से कमाया है ना, आपने इलीगल चीज को बेच दिया या किसी ने सुपारी दे दी, जो भी है, तो जो डर्टी मनी होता है उसको आप लेजिटिमेट सोर्सेज में देते हो, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसे करके, और वो आ जाता है और वो क्रिएट होता है एज व्हाइट मनी. सो ब्लैक मनी इज मेड इनटू अ व्हाइट मनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग.
ओके, तो अभी इस प्रोसेस को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ये लॉ लेके आई PMLA इन 2002। तो अभी ये कहती है कि ये जो ऑनलाइन फर्म जैसे कि Dream11 होगा, दिस विल प्रोबेबली कम अंडर रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर दिस लॉ, अंडर दिस एक्ट। अब ये रिपोर्टिंग एंटिटीज से क्या होगा? इफ इट इज मेड एज अ रिपोर्टिंग एंटिटीज, व्हाट इज द कंपनी इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज इट गोइंग टू फेस? एक तो है उसको KYC ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा, उसको ट्रैक या रिपोर्ट, कोई ऐसा पैसा, नाउ दिस पर्टिकुलर ऐप जैसे कि Dream11 की बात करें, यहाँ पे भी जो इलीगल पैसा है ये डाल सकते हैं, बहुत सारा पैसा डाल सकते हैं, एंड दे कैन गेट दिस एज व्हाइट मनी बिकॉज यहाँ पे आप दिखा रहे हो आपके ट्रांजैक्शंस, राइट? तो इसको कंट्रोल करने, ये एप्स में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इसको टारगेट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्टेप किया है। तो जब भी कोई सस्पिशियस बहुत बड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, देन दिस पर्टिकुलर ऐप शुड रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट कि ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है। नेक्स्ट, इट शुड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके आइडेंटिटी और सब उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जो डेटा है इट नीड्स टू गिव टू अनदर इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे हमारे IB होते हैं, है ना, वैसे फाइनेंशियल सोर्सेज का जो छानबीन या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो बॉडी है, इट्स कॉल्ड एज FIU इंडिया, तो इनको ये देना पड़ेगा डेटा, एंड FATF गाइडलाइंस को फॉलो करने पड़ेगा। FATF क्या है ये मैं करूंगी इन अ मिनट, but let's see why is this Dream11 for example coming under PMLA? ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट इसीलिए कर रहा है बिकॉज ये जो गेमिंग रेवेन्यू है, ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू जैसे कि Dream11, इट इज अबाउट 2.7 बिलियन। बहुत लोग खेलते हैं, 110 million people play it every day. I don't know how many of you play this particular game, but this is the data that we have. And again, Indians play real money games, and ये इंक्रीज हुआ है 10% से फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो ये जो है इट इज बिकमिंग अ सोर्स जहां पे ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये FATF होता क्या है। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कॉम्बैट करना चाहता है ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट ओनली अफेक्ट अ कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, है ना। ये जो इलीगल चीजें करते हो आप, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, है ना। सो इसीलिए टेरर फाइनेंसिंग की बात करें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग मतलब टेररिस्ट को भी आर्म्स चाहिए, ट्रैवल करना है, उसको पैसे की जरूरत है, तो ये जो इलीगल पैसा है इट इज गिवन टू दिस टेररिस्ट ऑल्सो, एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम बिकॉज दिस क्रिएट्स वॉर्स, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो चीजें होती है, गलत चीजें, इनको रोकने में FATF काम करता है। जो फाइनेंशियल रूट से उनको पैसा मिलता है, इसको कर्व करने के लिए ये बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये गाइडलाइंस देता है, ये हेल्प करता है कंट्रीज को कैसे अपने पॉलिसीज बनाना चाहिए ताकि ये इलीगल पैसा बना नहीं, ओके, दैट इट कैन बी कर्ब्ड फ्रॉम द रूट। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989 जब G7 समिट हुआ था पेरिस में। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट आर इन G7? 7 कंट्रीज हैं, तो आप मुझे बताइए विच आर द 7 कंट्रीज इन G7। इसका जो हेडक्वार्टर्स है इट्स इन पेरिस, फ्रांस। देयर आर 39 मेंबर्स, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो ये जो FATF है इट मेंटेन्स 2 लिस्ट, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं, तो मेनली द बैड कंट्रीज हु आर एक्चुअली अलाउइंग दिस मनी लॉन्ड्रिंग टू हैपन। ऐसे 3 कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। ओके, सो ये ब्लैक लिस्ट में आते हैं ऑफ द FATF। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट इज तुमने किस कंट्री को वार्निंग किया कि देखो ऐसे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो अच्छे से स्टेप्स लो, नहीं तो तुमको भी ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। जैसे कि
Pakistan also has been had been put in grey list because it had not done much efforts, and उसको warning भी दिया था कि तुमको blacklist में डालेंगे. So these are the important ways or international agreements that we talk about जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं. और अभी देखते हैं कि will it become so कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये PMLA के अंडर आते हैं या नहीं. अभी तो बस सोच रही है गवर्नमेंट. सो लेट्स सी इफ दैट रियली हैपेंस और नॉट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है ई सर्वेलेंस के बारे में. तो सर्वेलेंस, ई सर्वेलेंस का मतलब क्या है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक. तो हम इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी की सहायता से सर्वेलेंस करेंगे. कौन से बॉर्डर पे? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर. और ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है थ्रू द बॉर्डर. बहुत सारे मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टनल्स क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में आने के लिए. और ऐसे रीसेंट केसेस भी हुए हैं. अगर हम देखते हैं मार्च 27 में 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे बिकॉज ऑफ दीज मिलिटेंट्स. एंड इफ यू सी इन द पास्ट फ्यू डेकेड अराउंड 1400 कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ा गया है, उनको मारा गया है बाय आवर फोर्सेस. तो ये जो प्रॉब्लम है ये कभी रुकता ही नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए हम टेक्नोलॉजी की सहायता से ले रहे हैं एंड वी आर चेकिंग द इन्फिल्ट्रेशन. सो दिस वाज अनाउंस्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह कि हम एक ऐसा ई सिस्टम स्टार्ट करेंगे, सर्वेलेंस सिस्टम स्टार्ट करेंगे ताकि हम एनिमी मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर पाए. क्रॉस बॉर्डर जो टनल्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करने वाले जो वेज हैं उसको बंद करें, और जो इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, इनको हम बंद करें. So this will again help in monitoring enemy activity. It will respond immediately because अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, this is going to be more swift, more precise and more fast. And it will identify and dismantle. अगर ऐसा कोई underground tunnels है इसको भी डिटेक्ट करके इसको भी तोड़ देंगे. Now let's understand पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, द टोटल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3,323 किलोमीटर्स. जो स्टेट्स इसको लग के आ रहा है यहाँ पे मैप में इजी है याद रखना. सो वी हैव गुजरात, वी हैव राजस्थान, वी हैव पंजाब, जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख. तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 3 स्टेट्स, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. Okay? Which is the force that is situated between the border? It is border security force, and of course we have the Indian Army as well. So BSF is between India Pakistan as well as India Bangladesh. ठीक है, India Bangladesh. Then there's also शास्त्रीय सीमा बल which is between Nepal and Bhutan, SSB बोलते हैं. Okay, and we have Assam Rifles with regard to Myanmar. तो ऐसे आपको forces भी याद रखने हैं, कौन से forces are the one that are situated. Now next is Radcliffe Line. ये सर सिरिल रैडक्लिफ की कमीशन से ड्रॉ किया था एक बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट इज कॉल्ड एज रैडक्लिफ लाइन. इट्स कॉल्ड एज रैडक्लिफ लाइन. तो आपको ये ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं एग्जाम में. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है 1997 एथिक्स कोड. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बारे में, यशवंत वर्मा. सो इसके बेसिस में एक मीटिंग डिसाइड की थी अप्रैल 1 में, एंड दे हैड डिसाइडेड कि जो भी जजेस होंगे, ओके, दे विल हैव टू डिस्क्लोज कि उसके पास कितना रकम है. ओके, दे विल डिस्क्लोज देयर फुल एसेट्स टू द पब्लिक, एंड दैट वाज डिसाइडेड इन दिस मीटिंग. So all 31, actually the total strength of the judges is 33 judges of the Supreme Court plus 1, that is CJI. तो ये जो है टोटल डिसाइड करेंगे जब भी अगर होता है, we see that they will disclose this particular asset. और कौन डिसाइड करता है कि कितने जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? It is the Parliament that will decide. Okay, so Parliament decides the one that how many judges should be. Now with regard to ethics code, ये क्या है 1997 का ethics code? Now to ensure कि जजेस अपना काम फ्री फेयर अच्छे से करें, है ना, ट्रांसपेरेंट होके करें, इसीलिए एक एथिक्स कोड एक इंट्रोड्यूस किया गया था टू एंश्योर दैट दे हैव सर्टेन अकाउंटेबिलिटी टू देयर वर्क. सो इट इज सेड दैट जस्टिस शुड बी सीन rather than just done. Okay, so justice should not only be done but also should be seen to be done. What does this mean? इसका मतलब है कि मान लो कि एक जज है, उसका कोई रिश्तेदार का केस
पे उसको जज बनाया गया है, दूर का रिश्तेदार है, एंड प्रोबेबली उसने करेक्ट जजमेंट दिया है, एंड इन दिस रिगार्ड रिश्तेदार को उसने कोई सजा नहीं दी, बट ही हैज डन इट वेरी फेयरली। बट दूसरे पार्टी को अभी भी लगेगा ना कि हाँ ये तो दूर का रिश्तेदार है, इसीलिए प्रोबेबली मेरे खिलाफ उसने ऐसा केस खेला है या मैं हार गया हूं इस केस। सो इवन दो द जज वाज इम्पार्शियल, उसने कंडक्ट किया, जस्टिस दे दिया, ग्रांट किया, बट बिकॉज ही वाज स्टिल इन्वॉल्व इन द जजमेंट, द पार्टीज विल थिंक कि ये अनफेयर जज है। सो इट इज सेड कि जजेस जो है ये बहुत ही अकाउंटेबल होना चाहिए, दे शुड बी क्रिएट। सो यहाँ पे इसलिए गाइडलाइंस मेंशन किए थे कि अगर तुम्हारा एक फैमिली का केस है, तुम ऐसे केसेस मत सुनो, डोंट हियर केसेस दैट आर इन्वॉल्विंग योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स। ओके, तो ये एथिक्स कोड है जो फॉलो करते हैं, ऐसे 16 डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि डोंट डू एनी एक्शंस दैट इरोड पब्लिक्स कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, डोंट कंटेस्ट इलेक्शंस, डोंट होल्ड ऑफिसेस जो है या क्लब्स या एसोसिएशंस में। ओके, ट्राई टू हैव अ वेरी अलूफ लाइफ। अलूफ का मतलब क्या है? डिस्टेंट रहो ऐसे मीडिया से, डोंट गिव मीडिया इंटरव्यूज। ओके, तो यहाँ पे तुम मेंटेन करो अपनी जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन आप होल्ड करते हो, इट इज अ वेरी पायस प्लेस, इट्स अ वेरी हाई पोजीशन। तो इसमें टू एंश्योर कि यू डोंट योर केसेस ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, डोंट एक्सप्रेस कि तुम्हारे जो भी पॉलिटिकल व्यूज है, नहीं तो जो ऑपोजिशन है या जो गवर्नमेंट है विल हैव यू नो दोज काइंड ऑफ मेजर्स और दोज काइंड ऑफ व्यू अगेंस्ट यू। जजमेंट सीक देमसेल्व्स, मीडिया इंटरव्यूज मत करो, गिफ्ट्स मत एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, तो वो आप कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज आर द 1997 एथिक्स कोड। ये जो एथिक्स कोड है फर्दर इसको 2009 में हमने देखा और भी कुछ यू नो प्रोसीजर आया था, इसको और भी फाइनलाइज किया था, चेंजेस किए थे। एंड हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट या जजेस की बात करें, दे आर कमिंग अंडर द RTI। RTI इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि कौन से जजेस को कोलिजियम ने सिलेक्ट किया, आप RTI में भी फाइल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो टेलिंग अ वे हाउ वी हैव मेड और इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही स्टेप में और एक बताया कि तुम डिस्क्लोज करो। तो ये डिस्क्लोज करने का 2000 के टाइम पे ही हुआ था, 2009 के आसपास ये बोला गया था कि तुम डिस्क्लोज करो। बट अभी ऐसा बात हुआ है कि अभी तक 2018 की बात करें, द लास्ट अपडेट ऑफ द रिसोर्सेज वाज डन इन 2018, यानी वो वेबसाइट अपडेट ही नहीं हुआ है उसके बाद। तो अभी और भी कहते हैं कि इसको और भी थोड़ा वॉलंटरी आप करो कि डिस्क्लोज करो, ताकि जजेस या लोगों में एक विश्वास हो, एक ट्रस्ट हो विद रिगार्ड टू द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है 1997 एथिक्स कोड। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल विद रिगार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो दो सुप्रीम कोर्ट्स यहाँ पे एक अग्रीमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। व्हाट आर दीज टू सुप्रीम कोर्ट्स? दिस इज नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या मेमोरेंडम साइन किया है विद रिगार्ड टू जुडिशियल कोऑपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने ये साइन किया है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। एंड ये जो मेमोरेंडम है इट इंश्योर्स फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल एक्सचेंज करेंगे हम, जैसे कि अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, अलग अलग जजमेंट्स हैं, वी विल शेयर दैट विद द अदर कंट्री। हम जॉइंट रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स जॉइंटली कंडक्ट करेंगे, एज वेल एज challenges जो अलग अलग है with regard to access to judges, justice, judicial delays, digitization, तो अलग अलग challenges जो है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे साथ में। Now, this is a very good example where we're talking about how countries come together, cooperate in different sectors. इंडिया ने नेपाल से सीखा है, नेपाल ने इंडिया से सीखा। एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया ने सीखा था विद रिगार्ड टू 377, सेक्शन 377 सुना है, डीक्रिमिनलाइज किया था विद रिगार्ड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है बिटवीन पीपल ऑफ द सेम सेक्स। Earlier it was a crime in India, but इस क्राइम को डीक्रिमिनलाइज किया गया था कि sexual intercourse between two people of the same sex, boy boy or girl girl, that is, you know, that is okay, that is allowed, that is what they are saying.
सो ये जो है ये हमने कहाँ से सीखा, कहाँ से देखा ये एग्जाम्पल, वीव सीन नेपाल ऑल्सो डू दैट, दे डीक्रिमिनलाइज दिस। नेपाल ने भी हमसे सीखा है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव यू हर्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैन यू टेल मी कौन से जजमेंट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म्युलेट हुआ था, बना था? ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने नेपाल ने हमसे सीखा है। सो विद रिगार्ड टू दिस वी हैव ऑलवेज शेयर्ड आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी आर सीइंग व्हाट द अदर कंट्री इज डूइंग। हमने रिसेंटली उनका देखा इकोसाइड। इकोसाइड वाज यूज्ड बाय नेपाल। इकोसाइड का मतलब क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ होमोसाइड? Mainly a death of a human, right? So whereas ecocide is destruction or degradation of the environment, eco, तो ये भी हमने देखा है नेपाल से। So all of these are examples where the two countries are collaborating and अभी हमने एक MOU साइन किया है, like an agreement, ताकि हम ऐसे बेस्ट चीजें करें, एक दूसरे के साथ सीखें, and we will benefit this equally. Let's proceed to the next and the last article. I had discussed this a few days ago कि हमारी जो president है द्रौपदी मुर्मू जी, she is visiting Portugal and Slovakia। तो बस यहाँ पे एक इमेज दिया था आज के द इंडियन एक्सप्रेस में कि she is laying a wreath at the tomb of a poet, Luís Vaz de Camões, जो लिस्बन में है। ये पोर्चुगीज के एक पोएट है, तो उन पे एक ये माला चढ़ा रही है, जैसे you can understand. So just a quick revision, we had done this last time, but if you've not attended my class before, please remember and write down these facts, they can ask you। तो प्रेसिडेंट कौन है पोर्चुगल का? मार्सेलो रिबेलो दे सूजा। पीएम है लुई मॉन्टेनेग्रो, कैपिटल है लिस्बन। स्लोवाकिया भी जाएंगे, इनके बाद पोर्चुगल के बाद शी इज गोइंग टू स्लोवाकिया। द प्रेसिडेंट इज पीटर पेलेग्रिनी, द पीएम इज रॉबर्ट फिको एंड द कैपिटल इज ब्राटिस्लावा। तो ये पूरा आपने फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है। एंड इफ देयर आर न्यू थिंग्स, मे बी हम कुछ साइन करते हैं, हमको कुछ अवार्ड मिलता है, वी विल corroborate that in the coming classes. All right, so that is all with regard to today's articles. बहुत सारे interesting articles हमने देखे हैं। Don't forget to watch the next video, because in the next video I'll be discussing about 20 GK questions from that perspective. Thank you so much for watching.